ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। एमसीडी दिल्ली का सदन शुरू हो चुका है और एमसीडी सदन में शुरुआत में ही हंगामेदार भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया है। और ये जो हंगामा हुआ है ये मामला है अरविंद केजरीवाल के राजभवन का। मतलब अरविंद केजरीवाल का जो आवास है उसमें 45 करोड़ का सौंदर्यकरण किया गया। मतलब 45 करोड़ के खर्चे का सौंदर्यकरण अरविंद केजरीवाल के आवास का हुआ है। मामला धरना तो दे ही रही है भारतीय जनता पार्टी। एमसीडी में बहुत बड़ा हंगामा, तख्तियां ले रखी हैं। देखिए ये एमसीडी की तस्वीरें। और इस मामले को लेकर हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र स्वामी जी। राजेंद्र स्वामी जी, क्या है ये मामला और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है क्या आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है? देखिए, बिल्कुल इस समय बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव मोड में है आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, आप देखिए उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी 3 बड़ी ताकत थी। एक तो कट्टर ईमानदारी और एक कट्टर राष्ट्रवाद, और जो सबसे ज़्यादा जिसने अट्रैक्ट किया एक आम आदमी को, वह है उसकी एक आम आदमी की छवि। आपको याद होगा जैसे चुनाव जीती थी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो ज़ोर शोर से ऐलान किया था कि उसके जो विधायक हैं वो मेट्रो से चलेंगे, ऑटो से चलेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, एक आम आदमी का जीवन बिताएंगे। लेकिन अब जब ये खबर आ गई है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उस पर 45 करोड़ रुपए का इतनी बड़ी भारी भरकम राशि खर्च हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी चोट है आम आदमी पार्टी की उस छवि पर जो उसने घड़ी थी कि वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरह रहेंगे, छोटे से कमरे में रहेंगे, बंगले में रहेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। तो जो भी चप्पल में आप देखिए कि किस तरह से आम आदमी की तरह ही वो रहते हैं केजरीवाल। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया, जब ये फिगर सामने आई है कि लाखों रुपए के पर्दे और बहुत ही हाईटेक बंगला, हालांकि इसके डिफेंस में वो कह रहे हैं इस बात को कि वो अपने घर थोड़ी बना रहे हैं, वो तो सरकारी आवास है। लेकिन सरकारी आवास इतना आलीशान हो, क्यों हो आलीशान? तो इस बात को लेकर के बीजेपी के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है। और आपने देखा कि कल तक भी कितना हंगामेदार था। सीएम आवास के बाहर लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और जो उसके जो पार्षद हैं, जो उसके नेता हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि केजरीवाल जी हमें भी उस राजमहल का आलीशान, कोई उसे शीश महल कह रहा है, कोई उसे राजमहल कह रहा है, तो कोई उसे क्या कह रहा है, उसके दर्शन करने दो। तो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का बचाव में आ जाना बड़ा स्वाभाविक है। और आम आदमी पार्टी पर हमलावर जो बीजेपी है वो किसी भी सूरत में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं देना चाहती। तो जैसे आज सवेरे सदन शुरू हुआ, सदन में जो नक्सल हमले में मारे गए लोग, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। लेकिन उस मौन के बाद जो महाभारत है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप पहले इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से बेंचों पर चढ़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तख्तियाँ लेकर के जो वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है कि वो आम आदमी पार्टी की उस छवि को भी धूमिल करे, जो वो ये कहते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, मेट्रो पे चलेंगे, मतलब जो एक आम आदमी। लेकिन स्वामी जी, अभी संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बोला कि ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पीएम आवास की, जो प्रधानमंत्री आवास की बात की, 500 करोड़ का प्रधानमंत्री आवास है। और जो ये भी बातें सामने निकल के आई है, जो नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके जो आवास था बहुत बड़ा खर्चा उस पर हुआ था। और जितने भी विभिन्न जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उनके आवास के बारे में ये बोला जाता है वो महंगे बंगले हैं। ठीक है, तो इसे आप जो है किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है कि कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री पीछे नहीं है। जनता की गाड़ी कमाई इस तरह से मिसयूज़ हो रही है, यूँ कहें हम उसे कि अनावश्यक जो खर्चे हैं वो हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में एक अंतर है। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम एक कमरे में रहेंगे, हम टूटी फूटी चप्पल में चलेंगे, हम गाड़ी में चलेंगे, हम मेट्रो में चलेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, उसने कभी नहीं कहा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से कहा था, ये दावा किया था कि जो एक आम आदमी है उस आम आदमी की तरह रहते हुए वो एक राजनीति को बदलने की बात करते थे कि हम राजनीति को बदल देंगे। और जो एक हाई प्रोफाइल एक इमेज होती है एक नेता की, पॉलिटिशियन की, वो उसको धरातल पर ले आएंगे और आम आदमियों के बीच में आम आदमी बनकर के वो काम करेंगे, चाहे उसके मंत्री हो चाहे उसके मुख्यमंत्री हो।
बीजेपी ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का बचाव में आ जाना स्वाभाविक है। उसका बीजेपी अगर हमलावर है तो उसको पता है कि आपने क्या कहा था और आप कर क्या रहे हो। तो मैं वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जो उसके तीन जो ना लोग जेल में भी हैं। आप देखिए 2 बड़े कदावर मंत्री उसके जेल में, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जो समझिए कि नेक्स्ट टू सीएम है, जिनका ओहदा जो सबसे कदावर मंत्री वो जेल में है। किस मामले में? करप्शन के मामले में। और आज तक सत्येंद्र जैन के 1 साल होने को है, आज तक वो बाहर नहीं निकले हैं, जमानत नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया है, अब तक उनको जमानत नहीं मिली है। तो प्राइमा फेसी कुछ ना कुछ तो कोर्ट को नज़र आया होगा जिसकी वजह से वो आज तक जेल में है। तो जो एक कट्टर ईमानदारी की जो इमेज थी, उस इमेज को दिल्ली की इस घटना ने डेंट किया। और जो कुछ पंजाब में हुआ, अमृतपाल सिंह का जो मामला आया, जिस तरह की घटनाएं वहाँ पे सामने आ रही हैं, वो आम आदमी पार्टी के कट्टर राष्ट्रवाद की पोल खोल रही हैं। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी के फिलहाल तो अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। और आगे आने वाले, अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है और जो राजनीतिक समीकरण तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, आम आदमी पार्टी वहाँ पर जाती है। तो बिल्कुल डेड शायद बीजेपी ना होने दे राजनीति। लेकिन स्वामी जी दूसरा पक्ष ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने जितने विपक्ष के दूसरे नेता हैं उनका कहना यह कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता को तो टारगेट कर रही है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी में अजय टेनी वाला मामला था, किसानों पे जो गाड़ी चलाई उनके बेटे आशीष को तो जेल भेजा गया। लेकिन अजय टेनी ने जो उकसाने वाला भाषण दिया था किसानों को कि लेकिन दूसरा मामला ब्रजभूषण शरण सिंह का भी है कि अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान उन पर यौन शोषण का आरोप लगा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें पद से नहीं हटाया गया है। तो दूसरा पक्ष ये भी कि भारतीय जनता पार्टी के दागी जो नेता है, और ये भी माना जाता है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले बोलते थे कि दागी मुक्त कर दूंगा संसद को, और ये इस समय ये कि 32% जो है वो सांसद दागी और अधिकतर सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो ये भी एक प्रश्न इस समय देश में उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दागी नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं पे आरोप लग रहा है उन पे शिकंजा क्यों नहीं कस रही है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार। देखिए बिल्कुल बीजेपी तो मान के चल बैठी है कि अपनी मनमानी करनी है विपक्ष के लिए। अब ब्रजभूषण की आप बात कर रहे हैं, उसका तर्क भी अब मीडिया में आने लगा है, वो भी खुल के मीडिया में वो भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्यों आज से पहले उनके खिलाफ कहीं कोई कंप्लेंट क्यों नहीं। एक बार वो कह रहे हैं कि वर्बली कंप्लेंट की थी। आप समझिए कि जो खिलाड़ी हैं ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, आज वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालांकि वो ये बात कह भी रहा है कि आप प्रदर्शन ख़त्म करिए, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। लेकिन इस्तीफ़ा असल मुद्दा ही नहीं है, असल मुद्दा राजनीति है। इस तरह के बयानबाजी जो ब्रजभूषण है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल हम दिल्ली पे हम फोकस करें। अभी मान लीजिए एमसीडी में जो कुछ हो रहा है, तो एमसीडी में अब इतना आसान नहीं है आम आदमी पार्टी की राह भी। जैसे स्वामी जी अभी एमसीडी पे मेयर और डिप्टी मेयर पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है, लेकिन दिल्ली में एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो बड़ी पावरफुल मानी जाती है। तो स्टैंडिंग कमेटी को आप किस रूप में देख रहे हैं दिल्ली में? देखिए अब से पहले जब शैली ओबराय मेयर बन गई थी, जब एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त हंगामेदार रहा और उस इलेक्शन को नहीं माना गया, मामला भी कोर्ट में है। तो आजकल में ही ये शायद तय हो जाएगा कि एमसीडी के चुनाव, इस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कब होने वाले हैं। लेकिन जो मोटा मोटी तस्वीर मुझे नज़र आ रही है, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो मनोनीत निगम पार्षद हैं उनको स्टैंडिंग कमेटी में और मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो जो पहले समीकरण बीजेपी बना करके चल रही थी, क्या समीकरण बना के चल रही थी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। स्टैंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल कमेटी होती है और उसके टोटल 12 मेंबर होते हैं और वो 12 मेंबर मिल करके स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करते हैं। इन 12 मेंबरों में 6 जो सदस्य होते हैं वो हाउस से चुन के आते हैं, यानी सदन से चुन के आते हैं। और जो 12 मेंबर होते हैं वो अलग अलग जोन, दिल्ली में 12 जोन हैं, हर जोन से एक एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर चुन करके आता है और हर 12 जोन में एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन होता है। तो 12 में से अगर हम आंकड़ों को देखें, 12 में से 4 जो जोन हैं उसमें बीजेपी का स्पष्ट बहुमत है, बीजेपी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 जोन हैं जिनमें जो एलजी साहब ने मनोनीत किए निगम पार्षद, वो इस हिसाब से किए कि चुनाव में बीजेपी को लाभ हो जाए।
जैसे 4 मेंबर उन्होंने नरेला जोन में कर दिए, तो नरेला जोन में संख्या बराबर हो गई उनकी, और वही खेल वो कर सकती है बीजेपी जो आम आदमी पार्टी के ने किया था जब नरेला जोन के लास्ट टाइम चुनाव हुए थे। ऐसे सिविल लाइन में है, सिविल लाइन में जब 4 आदमी एक साथ मनोनीत निगम उसमें पार्षद बना दिए तो वहाँ पर जो बहुमत है वो बीजेपी का हो गया। ऐसे सेंट्रल जोन में है, सेंट्रल जोन में जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कई नेता कि बीजेपी में और कांग्रेस में साठ-गांठ हो गई है, तो वहाँ संख्या बराबर है, लेकिन वहाँ पर निर्णायक भूमिका में कौन है? वहाँ निर्णायक भूमिका में कांग्रेस है। तो अगर बीजेपी वहाँ पर ये कह देती है कि आप डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन ले लीजिए और एक मेंबर हमें दे दीजिए स्टैंडिंग कमेटी का, तो ये बात बन सकती है, और ये इशारे भी कुछ ऐसे ही हैं। तो जो 12 में से 7 आदमी चुन करके जोन से आ जाते हैं, और उसके बाद 6 जो होते हैं उन 6 में चुनाव होता है। पहले बीजेपी का क्या आकलन था कि वो 3-3 पर छूट जाएगी, जो उसके मनोनीत निगम पार्षद थे, जो आंकड़ा जो दिख रहा था, जो उसकी सेटिंग थी, उनको ये लग रहा था कि कम से कम 3 मेंबर हम जिता लेंगे, तो 3 और 7 10 हो जाते हैं, बीजेपी का पूरा बहुमत एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें आ जाता है। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब सदन में जो भी अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि कितना सेंध लगा पाएगा अभी ये कहना बड़ा जल्दबाजी है, लेकिन अब 6 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास और 2 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो अब उल्टा हो गया, अब जो बहुमत है वो आम आदमी पार्टी का नज़र आ रहा है फिलहाल। तो इसको लेकर के भी अभी थोड़ी जोर आजमाइश होगी, इसमें भी कितना क्या हंगामा होता है। अभी जब ये कोर्ट में इसका अभी मामला है, जो ऑलरेडी मनोनीत निगम पार्षद है उनको भी चैलेंज कर रखा है कि दिल्ली सरकार से पूछा नहीं गया, यानी रिकमेंडेशन दिल्ली सरकार के नहीं ली गई, तो वो भी इलीगल है। वो बीजेपी कार्यकर्ता बना दिए, एलजी ने मनमानी से बना दिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस प्ली के साथ में भी कोर्ट में गई है कि जो परंपरा रही है, जो नियम रहा है कि दिल्ली सरकार ही नाम मनोनीत निगम पार्षदों का रिकमेंड करती है एलजी को, और एलजी उनको उन्हीं को कंसीडर करता, तो इस चीज़ को बाइफोर्केट किया, तो इसका मामला भी कोर्ट में। तो फिलहाल ये भी हंगामा रहेगा। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं, जो हंगामे की जो स्थिति है, जो अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है, आम आदमी पार्टी की सरकार अब एमसीडी में भी है, अब दिल्ली में भी है, तो अब ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि सैलरी क्यों नहीं मिल रही है टाइम से एमसीडी कर्मचारियों को, दिल्ली स्वच्छ और साफ क्यों नहीं हो रही है। जैसा कि दावा किया था अरविंद केजरीवाल ने कि एमसीडी का पार्षद होगा, आम आदमी पार्टी का पार्षद होगा, आम आदमी पार्टी का विधायक होगा, यानी केजरीवाल का विधायक और केजरीवाल का पार्षद, ये नारा दिया था। तो दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर हम बना देंगे। तो अब 1 साल है, इस 1 साल के अंदर पूरी तरह से सत्ता अब आम आदमी पार्टी के पास है। ऐसे में जो हाउस है वो शांतिपूर्वक चले, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए, उसकी मेयर शैली ओबराय के लिए। एमसीडी में जो करप्शन की बात है वो कम हो, ख़त्म हो, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। सबसे बड़ी चिंता जो सफाई कर्मचारी हैं, जो बेलदार हैं, जो डीवीसी कर्मचारी हैं, वो बेचारे हर बार उन्हें मतलब टकटकी लगा के देखना पड़ता है कि उनकी सैलरी कब आएगी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद भी हमारी जो खबर है, अभी भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है टाइम से, अभी भी वो दिक्कत में, परेशानी में है और टकटकी लगाए देख रहे हैं। और इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो आउटसोर्स जिन कंपनियों को कर रखा था, और खबर ये है कि उन सब के भी टेंडर कैंसिल करके, और जो ठेके पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पर भी तलवार लटकी हुई है। तो ये सब मुद्दे हैं। तो स्वामी जी, हम लोग बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी की, तो क्या स्टैंडिंग कमेटी में कोई, क्या भारतीय जनता पार्टी का भी किसी तरह के रूप में कब्जा हो सकता है? देखिए, अब जो लग रहा है इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप मान भी लें कि बीजेपी अगर स्टैंडिंग कमेटी में आ भी जाती है, तो स्टैंडिंग कमेटी का इतना ही रोल होता है कि हाउस ने, सदन ने, मेयर ने, जो आम हाउस है उसने जो प्रस्ताव बना करके भेज दिया, सदन को उसको पास करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सदन एक बार उसको लौटा देगा, जैसा कि दिल्ली में होता है या उसमें भी होता है। तो जो अपर हाउस है उसका काम होता है कि एक बार डिबेट करके और उसको वापस भेज दे। तो थोड़े से काम को लिंगर ऑन तो किया जा सकता है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा कि बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में आ जाए और वो चलने ना दे, वो दिक्कत पैदा करे, कर सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि कुछ काम ही ना हो सके। तो फिलहाल ये इस बार जो बड़ा दिलचस्प होगा देखना मुकाबला स्टैंडिंग कमेटी में आज पूरे दिन भर क्या रहा, कोशिश करेंगे इस पर भी हम बात करने की।
और कोई सवाल हो आपके मन में? नहीं, ये स्टैंडिंग कमेटी जो पावरफुल होती है दिल्ली में, तो पावरफुल कैसे होती है ये थोड़ा हमारे आप दर्शकों को देखिए, बताइए। वित्तीय जो शक्तियाँ होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी ही पास करती है उसको। कानूनी जामात तभी पहना जाता है जब वो कोई भी प्रोजेक्ट है वो लीगली तभी आगे बढ़ता है जब उसको हाउस से पास कर दिया जाता है। ये एक तरह से अपर हाउस है, तो इसलिए वो शक्तिशाली। जो जितने भी वित्तीय प्रोजेक्ट हैं या जो वित्तीय मामले हैं, जो उसे प्लानिंग से जुड़े मामले होते हैं, वो सारे के सारे जो पास करने का अधिकार होता है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास होता है। इसलिए वो पावरफुल बॉडी मानी जाती है। उसके पास किए बिना कोई भी आदेश या कोई भी प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। स्वामी जी, केजरीवाल के राजभवन की बात चल रही है 35 करोड़ के खर्चे की सौंदर्यकरण पर। तो जो राजनीति में देश में जो फिजूल खर्ची है, इस पर एक बड़ी बहस होने की जरूरत है, और ये अरविंद केजरीवाल नहीं, सारे दलों में। तो आप थोड़ा ये हमारे दर्शकों को समझाइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ये जो ईमानदारी की जो फिजूल खर्ची है देश में राजनीतिक दलों की, ये किस रूप में रुक सकती है? बिल्कुल नहीं, जब तक जनता जागरूक नहीं होती। लेकिन सवाल यहाँ के यहाँ जनता भी कहाँ जागरूक है। जनता भी जब वोट दे रही होती है तो ये मेरी पार्टी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी जाति का है, या फिर लालच से, तो ये सब चीज़ें जब जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन ये रुक जाएगी। अदरवाइज़ तो ये नूरा कुश्ती देखती रहेगी जनता। हमाम में सब नंगे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, जनता मूक दर्शक देख रही है। जब तक जन जागृति नहीं आएगी, आई है बहुत ज़्यादा, लेकिन लालच है कि वो निर्णय नहीं लेने दे रहा। ऐसे बहुत कम संख्या है। अब मैं बताऊं कि जो फ्लोटिंग वोट होता है, कहते हैं वो 15 से 20% होता है। सबका वोट बैंक सेट है जी। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या यो कहे कि जो बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, सॉरी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, या बीएसपी है, इन सब के वोट बैंक एक जैसे हैं। लेकिन बीजेपी का है वो अलग वोट है। यानी पार्टियों से बंधे हुए हैं, विचारधाराओं से बंधे हुए हैं, एक माइंडसेट बना हुआ है। अब आप ये देखिए कि अभी जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए, सारे पॉश इलाकों में बीजेपी जीत के आई। लेकिन जहाँ निर्णायक स्थिति में निम्न आय वर्ग का जो वोटर है वो था, दलित वोट बैंक था वो था, वहाँ आम आदमी पार्टी निकल के आई। जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी निर्णायक स्थिति में थी, वहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। तो यानी कि एक माइंडसेट बन गया, भाई मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं इसको वोट दूंगा, मुस्लिम हूँ तो इसको दूंगा, गरीब हूँ तो इसको दूंगा, और ब्राह्मण बढ़िया सब कुछ हो तो मैं बीजेपी को दूंगा। तो ये जो माइंडसेट बन गया है, आप पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र को देखिए, आप जो उम्मीदवार हैं उसके घोषणा पत्र को, लोकल मैनिफेस्टोज को देखिए, आप उसकी काबिलियत को देखिए, आप उसकी शैक्षणिक योग्यता को देखिए, आप उसके स्वभाव को देखिए, आप उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखिए। जब इन सब चीज़ों को देख करके आप वोट देने लगेंगे तो यकीन मानिए एक राजनीतिक दल को भी ये सोचना पड़ेगा कि भैया ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारो जिसकी अच्छी इमेज हो, जो जीत सके, जिसको जनता पसंद करे। लेकिन अगर आप जातीय समीकरण देख के उतारेंगे चुनाव में मैदान में, और जातीय समीकरण के आधार पर ही जनता वोट देगी, तो फिर आप ये सब चीज़ें देखते रहिए। नूरा कुश्ती ऐसी नज़र आएगी, फिजूल खर्ची, शीश महल, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सारे के सारे मुद्दे टीवी डिबेट में नज़र आएंगे, अखबारों में नज़र आएंगे, और इसी तरह नज़र आएंगे। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजेंद्र स्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार। हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के राजभवन की फिजूल खर्ची की और भारतीय जनता पार्टी के हंगामे की। दिल्ली में सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हो रहा है, और हम फिर नए किसी मुद्दे के साथ में आएंगे। और इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।